हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है फादर्स डे और फादर्स डे पे हम लोग एक छोटा सा क्विट अपने फादर्स के लिए देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और सारे बच्चों के पास भी ये चीज़ पहुंच सके और बहुत सारे बच्चों के पास इसको शेयर भी कीजिए ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है, एक चैनल जो बिहार एजुकेशन है, इसको और आगे और आगे जाए और हम आपके लिए और अच्छा करें ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो हर बच्चे के पास पहुंच सके और हर बच्चा जो है आसानी से पढ़ सके घर पे रह के। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा मोटिवेशन अपने फादर्स के लिए कि मंजिल दूर और सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, लेकिन पापा के प्यार में असर बहुत है। हैप्पी फादर्स डे। तो आप भी आशा करते हैं कि आप भी अपने फादर्स डे के लिए कुछ स्पेशल किए होंगे। तो चलिए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री का लेसन हम लोग पढ़ रहे थे उसको पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री का लेसन जो है थर्ड हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसमें हम लोग फ्रांसीसी जो हस्तक्षेप है वो कैसे हुआ था उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए आज हमारा है टॉपिक कि हिंद चीन में फ्रांसीसी नीति क्या थी। ठीक है, इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए थे। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नई औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। ठीक है, देखिए औपनिवेशिक योजना में क्या था फ्रांस की, उसके बारे में बताया गया। तो फ्रांस जो है एक विशाल साम्राज्य को यानी यूनियन में बदल दिया जाएगा, जिसमें उसने नीति बना रखा था। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि जो फ्रांस था वो चाहता था कि इस प्रकार से योजना बनाए ना कि वो हिंद चीन में अपने आप को बिल्कुल स्थापित कर दे। तो देखिए पहला उसका कहने का मतलब था कि फ्रांस जो है एक विशाल साम्राज्य को है यूनियन में बदल दिया जाएगा, जिसमें सभी जो अधीनस्थ जो थे वो उपनिवेशी रहेंगे। ठीक है, और हिंद चीन इस फ्रांसीसी जो महासंघ है का एक स्वशासित अंग होगा। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि हिंद चीन के रक्षित राज्यों एवं कोचिन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीनी संघ के विदेशी नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। यानी अगर इन सभी चीजों में देखा जाए तो फ्रांस चाहता था कि जितना भी हिंद चीन में चीजें हो रही हैं वो किसके अंडर में रहे, तो फ्रांस के अंडर में रहे। कहने का मतलब है कि हिंद चीन में जो चीजें हो रही हैं वो कौन देखे, नियंत्रण किसके हाथ में है, कंट्रोल किसके हाथ में, फ्रांस के कंट्रोल में। लेकिन ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि जैसे इंडिया है तो इंडिया में अगर दूसरे देश के लोग आ करके कहें कि हम यहाँ शासन करेंगे, ऐसा थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह वहाँ था कि हिंद चीन में ये लोग अपना शासन चलाना चाहते थे और इस प्रकार की नीतियाँ बनाने लगे कि पहले उनको यूनियन में चेंज करो, फिर यूनियन में क्या किया जाए कि उपनिवेशवाद जो है सारा अधिकार उपनिवेशवाद को दे दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने बहुत सारे जो है योजनाएं बनाए। देखिए आगे भी पढ़ने को मिलेगा। देखिए उसके बाद बताया है कि फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस जो है एक विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बना दिया जाएगा, जिसके ये क्या है अधीनस्थ उपनिवेश शामिल होंगे। इस महासंघ का एक अंग जो है हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों में सेना एवं विदेशी नीतियों पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा होगा, परंतु जापानी सैनिकों के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया और फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रह गई। उसके बाद अंततः ये समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि मुझे हिंदी काउंटिंग उतनी नहीं पता, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, अपने बुक में। उसके बाद है कि हनोई समझौता किया गया। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। हनोई समझौता कब हुआ था ये पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रांस जो है एक वियतनामी के बीच जो है एक समझौता किया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि वियतनाम जो है एक गणराज्य के रूप में स्थापित होगा और स्वतंत्र इकाई उसको माना जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यह माना गया कि गणराज्य जो है हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीनी संघ फ्रांसीसी यूनियन में होगा। फ्रांसीसी सेना के तोकिन में क्या होगा कि परिवेश का अधिकार भी बना दिया जाएगा। उसके बाद देखें तो फ्रांस जो है, फ्रांस की महत्वाकांक्षी नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन का संघर्ष निर्माण समझौता नहीं हो पाया। फ्रांस चाहता था कि नीतियां निर्मित संघ के अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त जो हाई कमिश्नर हो, और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हो। तभी फ्रांस ने कोचिन चीन के एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिसने हनोई समझौता जो था वो टूट गया। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रिया ताकतों का समर्थन भी मिला, जिसके सहयोग से नवगठित सरकार जो है चलने लगी। अब तक हो ची मिन की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने क्या किया कि पेरिस से बाओदाई को बुला करके वियतनाम का शासक बना दिया। चूंकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी बाओदाई का समर्थन करेंगे। अब तक पूरा विश्व दो खेमों में बंट चुका था, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी देशों यथा जैसे कि अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए का समर्थन जो है फ्रांस को प्राप्त था। इससे हो ची मिन को कुछ परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि अभी तक वह पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। उसने संयुक्त मोर्चों में गैर साम्यवादी ताकतें भी थी, ठीक है। परंतु 1949 में हो ची मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। उसके बाद उसने क्या किया कि 1950 में रूस और चीन ने वियतनामी गणराज्य को मान्यता दे दी, साथ ही अत्यधिक सैनिक एवं तकनीक सहायता उपलब्ध कराना जो है शुरू कर दिया। तो देखिए ये सारी पिक्चर जो है उसने जब वहाँ पे युद्ध हो रहा था तब का है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई थी, क्योंकि उत्तरी जो वियतनाम था वहाँ पर क्या हुआ था कि जो हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम था, तो वहाँ पर फ्रांस समर्थित बाओदाई की सरकार थी। लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस और कंबोडिया में देखा जाए तो स्वतंत्रता मार्ग जो है जोर पकड़ रही थी। गुरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते से दक्षिणी वियतनाम में धावा बोलते थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। इसी क्रम में बियन फू पर क्या किया, गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में फ्रांस जो है बुरी तरह हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और वियन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। कहने का मतलब है इन सारे पॉइंट का कि जब ये लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है, तो जो समाज था वो दो भाग में बट गया था, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी। पूंजीवादी में वैसे आते थे जो कि अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, ठीक है, जो कि सहायता कौन कर रहा था, फ्रांस को। और उसके बाद देखिए तो जो हो ची मिन थे उनके समर्थन में ज़्यादा लोग नहीं थे और वो उतना भी मजबूत अभी नहीं हुए थे, तो वो धीरे धीरे मतलब जोर पकड़ रहे थे। लाओस और कंबोडिया में जो था राजतंत्र थे और वो राजतंत्र जो था वो फ्रांसीसी नियंत्रण में था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि स्वतंत्रता का मार्ग मतलब प्रशस्त हो रहा था। उसके बाद जब गुरिल्ला सैनिकों ने कंबोडिया और लाओस के रास्ते से दक्षिणी वियतनाम में धावा बोलने का शुरू करते थे और जब शुरू करते थे तो फिर जंगलों में छिप जाते थे। और इसी क्रम में क्या हुआ कि वियन फू पर क्या हुआ कि गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर युद्ध कर दिया
और इस युद्ध में जो है फ्रांस जो है बुरी तरह हार गया। और उस समय क्या हुआ कि लगभग 16,000 जो फ्रांसीसी सैनिक थे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा था। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने हस्तक्षेप कैसे किया था उसके बारे में। युद्ध में अमेरिका ने हस्तक्षेप कैसे किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ही हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमेरिका जो है इसी समय एकदम महायुद्ध शुरू हो गया था हिंद चीन में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोलता है कि अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, अमेरिका जो था वो तो हम लोग ऊपर पढ़े ही क्या कि वो फ्रांस का समर्थन कर रहा था। उसने क्या किया, ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरुद्ध में उसने घोषणा भी कर दिया था, क्योंकि रूस का एक पक्ष का पहले से ही समर्थन कर रहा था। अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्तालाप सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा गया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जेनेवा समझौता जो है वो कब हुआ था, 1954 में। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि हनोई समझौता कब हुआ था। सेकंड क्वेश्चन जेनेवा समझौता कब हुआ था। और जेनेवा समझौता जो था वो पूरे वियतनाम में 2 हिस्सों में बट गया था। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर देखिए बांट दिया। देखिए, हनोई नदी के सटे उत्तर का क्षेत्र वियतनामी जो था और साम्यवादियों और दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। यह एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था और यहाँ पर हुआ आंदोलन शुरू हो गया था। हुआ आंदोलन जो था वो काफी आक्रामक हो गया था। दियम ने बड़ी क्रूरता से इन आंदोलनों को दबाना शुरू कर दिया। देखिए ये जो है ना, थोड़ा फ्रांस के लोगों का नाम है तो थोड़ा आपको अटपटा लगेगा। इस चैप्टर को आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और हमारे समझा देने से आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आपको खुद से भी समझना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि हम भी पढ़ रहे थे तो हम भी टीचर लोग से पढ़े थे जब हम लोग के टाइम पे था, तो उतना ये चैप्टर समझ में नहीं आया जितना पहले वाला आया होगा और इसके फर्स्ट चैप्टर आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा टेढ़ा जैसा है और बड़ा भी है। तो आप लोग, हम क्या किए थे कि हम खुद से भी कोशिश किए थे, खुद से भी बहुत पढ़ते थे, 3-4 बार पढ़ रहे थे इसको, इस चैप्टर को, तब जाके हमको समझ में आया था। ठीक है, आपको भी वैसे ही पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ेंगे एकदम आपको मतलब एकदम मुंह पे याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, लाओस एवं कंबोडिया में जेनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था जो है बदल गई। वहां पर वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। यद्यपि इन्हें तटस्थ देश माना गया था, परंतु साम्यवादी प्रभाव ने इन देशों को बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने को कृत संकल्प था। कहने का मतलब है कि जब हिंद चीन में साम्यवादी शासन चल रहा था तो अमेरिका जो है चाह रहा था कि ये लोग साम्यवादी शासन नहीं आए, वहाँ पर ऐसे मतलब लोग जो है स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो चीज़ नहीं हो। वो लोग चाहते थे कि हमारा प्रभाव बना रहे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है एग्जाम में कि हुआ जो धार्मिक एक क्रांतिकारी आंदोलन है वो क्या है। 2 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, इसको VVI में टिक कर लीजिएगा। हुआ जो है एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कि कब हुआ था तो 1939 में शायद हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, अपने बुक में देखिएगा, क्योंकि हिंदी वाला काउंटिंग मुझे उतना याद नहीं है, अगर आपको गलत बता देंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे डाउट है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग अपने बुक में ही देखिएगा, उसमें हिंदी में नहीं दिया होगा। ठीक है चलिए, जिसके नेता जो थे हुइनी फू सो था। सोचिए कैसा कैसा नाम दिया है। क्रांतिकारी उग्र घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। ठीक है, चलिए इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता बहुत है। अब देखिए, लाओस में गृह युद्ध कैसे शुरू हुआ था इसके बारे में। लाओस की राजनीतिक सीमा पूरब में जो था
वो क्या था कि उत्तरी वियतनाम की सीमा छूती थी और 1954 में 54 से ही स्पष्ट हो गया था कि उत्तरी लाओस के दो प्रांत फुंगसाली एवं होउ फ्रांस के साम्यवादी प्रभुत्व और ये विस्तार के लिए उद्धृत थे। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाया गया तो वहाँ की जो राजनीति अस्थिरता थी, वहाँ पर जो राजनीति प्रभाव था, मतलब वो मतलब इस प्रकार से उसका दौर शुरू हो गया कि दो भागों में जो था वो संसदीय प्रणाली हो गया और एक राजतंत्र प्रणाली हो गया। इस प्रकार से उसमें जो राजनीति था उसमें बदलाव आ गया था। उसके बाद लाओस और कंबोडिया जो है पूर्णतः स्वतंत्र मान लिया गया और यह भी व्यवस्था क्या किया गया कि 1956 के मध्य में पहले पूर्व वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण का एक सरकार गठन किया जाए यदि जनता ऐसा चाहे। जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए एक त्रिदशीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया जिसके सदस्य भारत, कनाडा और पोलैंड थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंद चीन में उथल पुथल मच गया था। अब उथल पुथल क्या मचा था इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कैसे हो गया है लोगों का दशा वहाँ पे। देखिए उथल पुथल के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ये चैप्टर हमको बड़ा बोरिंग लगता है, चलिए, लेकिन इस चैप्टर से भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है। पढ़िएगा ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि इसमें ढिशुम वाले बात बहुत हैं, क्योंकि इसमें लड़ाई बहुत ज़्यादा है। इसमें था कि एक देश जो था वो दूसरे से मिल जाता था, फिर एक देश उसी के प्रति अपना षड्यंत्र रचने लगता था। तो इसी के बारे में इस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हिंद चीन में उथल पुथल। जिनेवा समझौता ने तत्कालीन रूप से कुछ शांति अवश्य दी, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल आरंभ हो गया। देखिए जैसे ही थोड़ा शांति होता था तैसे ही क्या हो जाता था, उथल पुथल मच जाता था, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार सुदृढ़ हो गई और पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने लगी। दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत थी। अमेरिका समर्थित बाओदाई सरकार का संचालन नयो दिह दियम के हाथों में था। इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपरदस्त राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीति पकड़ ली। अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। इसमें पहले थे सुवन फुमा तटस्थवादी, ठीक है। दूसरा था राजकुमार सुफन बोंग जो कि पाठेत लाओ नाम से विख्यात था, ठीक है। और तीसरा कौन था, तो सैन्य गठन बनाने में समूचे लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। तीसरा फुमी नौसवान दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला। अब देखिए यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट देखिए जो वियतनाम था वहाँ पर साम्यवादी स्थापित करने के लिए मतलब एक ही घर के राजघराने के लोग थे और 3 सौतेले भाई थे। लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ करने के लिए अलग अलग रास्ता अपना लिए भाई। पहले थे सुवन फुम्मा और एक थे सुफन बोंग, ठीक है। तीसरे थे फुम्मी नौसवान, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में लड़ाई होगा, कैसे होगा, ये तीनों लड़ेगा कि नहीं हम करेंगे इस पे राज। देखिए इन तीनों के आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष ही लाओस की अस्थिरता का कारण बना। उस पर रूस एवं अमेरिकी दोनों गुटों का समर्थन और हस्तक्षेप इसे और बढ़ावा दे रही थी। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। सुवन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। पाठेत लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध किया। अब देखिए एक भाई जो है सरकार बनाता है तो एक भाई उसका विरोध करता है। तो देखिए सुवन फुमा जो है अपना सरकार बनाया 25 दिसंबर 1955 को। तब क्या हुआ, जो पाठेत था लाओ उसने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध कर दिया। तो इस समय क्या हुआ, परंतु 1947 में दोनों ने समझौता हो गया और पाठेत लाओ पार्टी जो है नियो लियो हकसत, ठीक है, के सदस्यों को भी सरकार की जगह मिल गई थी और यह स्थिति अमेरिका के लिए असह्य
थी। चूंकि पाठेत लाओ वामपंथी थे, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गुरिल्ला युद्ध हुआ। देखिए अमेरिका जो है इन दोनों भाइयों में फूट डाल दिया और फूट डालने के बाद अमेरिकी षड्यंत्र के कारण इन दोनों भाइयों का जो समझौता हुआ था वो टूट गया। उसके बाद इसी बीच में तीसरे भाई जो कौन थे, जनरल फोमी नौसवान को मौका मिला, ठीक है। उसने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करके दक्षिणी पंथी सरकार बना ली। 3 माह बाद फिर तख्ता पलट हुआ, वाह। देखिए उसके बाद कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सरकार बनी, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कंगाली को उत्तरी की ओर भगा दिया और इसी तरह लाओस में एक भयंकर युद्ध फंसा रह गया, ठीक है। अब ऐसे करेगा तो फंसे ही रहेगा। लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका रूस की परोक्ष सहभागिता में एक बार फिर विश्व शांति के खतरे में आ गया। तब भारत में जिनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का पुनर्जीवित करने की मांग उठाई गई, ठीक है। अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय किया गया, ठीक है, जिसमें क्या किया गया कि लाओस के तीनों पक्षों में भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत थे। उसके बाद मई 1961 में एक सम्मेलन किया गया, ठीक है, जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल था उसका गठन सहमति प्रदान की और मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेशी मंत्री की हत्या हो गई और पुनः गृह युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार जो है नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुवन फुमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और जो सुफन बोंग थे उनको उप प्रधानमंत्री। इससे असंतुष्ट होकर के पाथेत लाओ ने क्या किया, 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया और हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, पाथेत लाओ के आक्रमण को नहीं रोका जा सकता था, ठीक है। उसके बाद देखिए लोग को बहुत दिक्कत हुआ था, आम जनता को। खुद तो ये लोग सरकार अपने बनाने में फेर में था, अपने बनाने का, इससे आम जनता को जितना बर्बादी हो रहा था, देखिए लोग कैसे मर रहे थे। उसके बाद देखिए कि रूस में क्या हुआ कि लाओस पर आक्रमण और उससे बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदार अमेरिका को सौंपा गया। अमेरिका के खुलकर युद्ध में आ जाने से यह जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। 1971 में हजारों दक्षिणी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया और साथ ही सैनिक युद्ध विमान एवं बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। इनका उद्देश्य हो ची मिन मार्ग पर कब्जा करना था। पाथेत ने रूस और ब्रिटेन का से अनुरोध किया कि वे अमेरिका के दबाव डालकर उन्हें रोके, परंतु चीन अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीतने लगा, परंतु हो ची मिन मार्ग पर जाकर और उसकी सेनाएं फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही मात्र उपाय था। इस तरह अमेरिका अपने आक्रमण के वक्त जो वामपंथ थे इसके प्रसार को रोक नहीं पाया था। कहने का मतलब था अमेरिका तो पहले खुश था कि अब तो हम जीत रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो हो ची मिन जो मार्ग था, अब बताते हैं हो ची मिन मार्ग क्या था। ये जो था ना एक भूल भुलैया की तरह मार्ग था और अमेरिका जो था वो चाहता था कि उस वाले मार्ग पे ना कब्जा कर ले, लेकिन वो तो भूल भुलैया था और ये मार्ग जो था ना ये सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोगों को पता था। यानी हो ची मिन जो था वो जो हिंद चीन के लोग थे उन्हीं को पता था कि इसमें कहाँ से जाया जाएगा और कहाँ से, और अमेरिका को पता नहीं था। और अमेरिका क्या करता था कि बमबारी करके उस मार्ग को हमेशा बर्बाद कर देता था। और क्या करते थे लोग वहाँ के कि जल्दी से इसको रिपेयरिंग करा देते हो ची मिन को मार्ग को, और इसी समय क्या होता था कि अमेरिका जो है फंस जाता था। तो इसी के कारण उसका एक वापस आने का उपाय था मात्र कि वो वापस आ जाए। उसके बाद वो वापस आया, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहा। अभी और आगे इसके बाद आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं, अगली वीडियो में हम लोग कंबोडियाई संकट के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।